नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। तृणमूल कांग्रेस की गर्दन दबोचने के साथ ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अब शरद पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गर्दन दबोच ली है। इधर ईडी की कार्रवाई से यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से ममता बनर्जी बेहाल हैं, तो वहीं अब शरद पवार यानी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता शरद पवार पर भी आफत आ गई। ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उनके पोते रोहित पवार के ठिकानों पर आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे हैं। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की मार से तड़प रही हैं, तो वहीं अब महाराष्ट्र में शरद पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अध्यक्ष शरद पवार तिलमिला उठे हैं। और खास यह है कि नाम है राष्ट्रवादी और काम है गैर राष्ट्रवादी, यानी जनता का धन लूटने का एक बड़ा कारनामा जिसको अब ईडी ने पकड़ लिया है। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार शरद पवार के पोते होने के साथ साथ एक विधायक भी हैं अहमदनगर क्षेत्र से। रोहित पवार की बारामती एग्रो मिल सहित कई कंपनियां हैं और जैसा कि छानबीन में सामने आ रहा है कि यह गड़बड़ घोटाला यानी रोहित पवार का आर्थिक गड़बड़ घोटाला जो हुआ है वह करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का 100 करोड़ का नहीं है, बल्कि यह गड़बड़ घोटाला करीब 20,000 करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया गया। जो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला, बॉम्बे हाई कोर्ट की सिफारिश पर, उसके आदेश पर मामले की छानबीन आगे बढ़ी और इस पर 2019 में रोहित पवार सहित करीब 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 70 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें बिकी जिसे औने पौने दाम में बेचा गया और औने पौने दाम में ही खरीदा गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी औने पौने दाम में एक चीनी मिल खरीद ली। और इतना ही नहीं, यानी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। और खास यह है कि लोन देने से पहले सहकारी बैंक ने कोई कागजी लिखा पढ़ी नहीं देखी, कोई अभिलेख नहीं देखे, कोई जमानत के तौर पर कुछ ऐसा नहीं देखा कि अगर रकम डूब जाएगी तो वह उसकी वसूली कैसे होगी। अब इन सब मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है, तो अपोजिशन अलायंस यानी इंडी तिलमिला रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अहमदनगर, पुणे, बारामती, औरंगाबाद सहित महाराष्ट्र के 6 ठिकानों यानी आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे हैं। सहकारी बैंक ने रोहित पवार को लोन तो दे दिया, कर्ज तो दे दिया, लेकिन यह लोन ना सहकारी बैंक के कर्मचारियों का था, ना सहकारी बैंक के डायरेक्टर्स का था यानी बोर्ड का था। यह पैसा उन गरीबों का, उन किसानों का था जो एक एक पाई जोड़कर पैसा जमा करते हैं सहकारी बैंक में कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और आड़े वक्त पे उनके काम आएगा। लेकिन जब बैंक के संरक्षक और बैंक के कर्ता धर्ता ही सब कुछ हो और वही बैंक को लुटवा दें ऐसे लोगों के हाथ, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं सहकारी बैंक और सहकारी बैंक की नीतियों पर। अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई होने पर कोई कहता है कि यह राजनीतिक द्वेषवश किया जा रहा है, कोई कहता है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार रोकने के लिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। तो इसी तरह से अब रोहित पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार कहते हैं कि उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, असहज हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय को हथियार बनाकर वह काम कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है तो औने पौने दाम में चीनी जिसकी कीमत बड़ी कीमत थी उसे बहुत मामूली दामों पर शरद पवार के पोते रोहित पवार को ही क्यों दी गई।
वैसे भी किसी संपत्ति का मूल्यांकन होने के बाद ही उसे बेचा जाता है या नीलाम किया जाता है, लेकिन सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को किस तरह से औने पौने दाम में बेचा गया, यह एक इसका खास उदाहरण है जो दिख रहा है। अब ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है तो अपोजिशन अलायंस के पेट में दर्द हो रहा है। वह सिर्फ एक राग लाप रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को रोकने के लिए यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि यह राजनेता सहकारी बैंकों का, आम आदमी का, आम किसानों का, गरीबों का करोड़ों रुपए डुबा बैठे, करोड़ों रुपए कर्ज ले करके और शांत बैठ गए। उस कर्ज को न लौटाना है और न उस पर कोई बात करनी है। अब अगर प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई कर रहा है तो इसे भाजपा की द्वेषवश राजनीति कहा जा रहा है। अब खास तौर से देखें तो अपोजिशन अलायंस के एक एक नेता धीरे धीरे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों के दायरे में आ रहे हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो या झारखंड के हेमंत सोरेन हो या महाराष्ट्र के रोहित पवार हो या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष के नेता ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार अगर नहीं किया है तो अकूत संपत्ति के मालिक कहां से बने, कैसे बने, यह भी एक सवाल उठता है। और यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं और कुछ ही समय बाद वह धन्ना सेठ हो जाते हैं, कुबेर शाह हो जाते हैं और अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक की सुई उन पर ठहरती है। और इसी शक की सुई पर, इसी संदेह पर, इसी गड़बड़ घोटाले को पुष्ट करने के लिए जांच कर रही है प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, वह अन्य सरकारी एजेंसियां। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका शिकंजा खास तौर से विपक्ष यानी अपोजिशन अलायंस के राजनीतिक दलों पर ही खास तौर से कस रहा है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और झारखंड के एक बड़े व्यापारी जो शराब कारोबारी है धीरज साहू, इनके आवास, इनके ठिकानों से 350 करोड़ रुपए तो नगद मिला था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुबेर का खजाना केवल इन राजनेताओं को ही क्यों मिलता है, किसी आम आदमी, गरीब आदमी को कुबेर का खजाना क्यों नहीं मिलता है? आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।